Today we are going to discuss the next topic of Chhattisgarh history, that is Vedic civilization or Vedic period to गुप्ता पीरियड। वैदिक काल से लेकर के गुप्ता काल तक के हमें अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। वैदिक पीरियड जैसे कि हमें पता है कि 1500 बीसी के अराउंड स्टार्ट होता है विद द इनकमिंग ऑफ आर्यंस, और गुप्ता पीरियड लगभग 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी एडी के मिड तक गुप्ता पीरियड जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस फेज के बारे में हमें अगले टॉपिक पे देखना है। तो अभी वैदिक पीरियड स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि कैसे नियोलिथिक पीरियड जब अपने एंड फेज में था तब कॉपर का इन्वेंशन हो गया था, और उस कॉपर में जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए, किसी और मेटल को उसमें ऐड करके कुछ नया एलिमेंट क्रिएट किए जो ब्रॉन्ज था, जिसकी वजह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने जेनिथ तक पहुंचता है। और फिर उसके वेरियस रीजंस होते हैं जिसके कारणों से, बहुत सारे कारणों से उसका डिक्लाइन हो जाता है। उस पर अलग अलग हाइपोथेसिस है, बट हमारे टॉपिक में यहाँ पर यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन को दो भाग में बांटा गया है। जो वैदिक पीरियड का इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है वो 1000 बीसी का आयरन इन्वेंशन ऑफ आयरन। इस आयरन की वजह से हमने वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड, और इसे कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। इसे ऋग वैदिक पीरियड कहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसके जो जानकारी के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो है बेसिकली ऋग्वेदा। हमें इस टाइम पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में, जो कि अराउंड 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का, इस टाइम पीरियड के जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, फैमिली का रिलेशनशिप था, कैसे ह्यूमन का जो बेसिकली सोशलाइजेशन और उनका कल्चर था, उन सब के बारे में जो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है ऋग्वेदा। इस वजह से इस अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव में ऋग वैदिक पीरियड, यहाँ से हमें ऋग्वेदा से जो इंफॉर्मेशन मिला है, बेसिकली ऋग्वेदा में विंध्यन माउंटेन रेंज, जो विंध्यन माउंटेन रेंज, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही साथ हमें किसी भी ओशियन का या फिर समुद्र का हमें जानकारी नहीं मिलता है। तो इस बेस पे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, ये असर्शन डिराइव कर पा रहे हैं कि जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सपोज ये हमारा इंडिया है, तो जिसमें से बेसिकली जो ऋग वैदिक पीपल हैं, बेसिकली आर्यंस, जो सेंटर्ड अराउंड थे वो था सप्त सैंधव रीजन। और ऋग्वेदा में जब विंध्यन रेंज के बारे में हमें जानकारी दी गई है, इसका मतलब यह है कि इनका सदर्न एक्सटेंशन, जो सदर्न मोस्ट टेरिटरी था, वो था विंध्यन रेंज। इस वजह से ऋग्वेदा में हमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलते। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ऋग वैदिक पीरियड का नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड का कौशिकी ब्राह्मण एक लिटरेचर है, कौशिकी ब्राह्मण। इसमें हमें विंध्यन माउंटेन रेंज और नर्मदा रिवर, इस नर्मदा रिवर का मेंशनिंग है एज अ रेवा रिवर के नाम से इस नर्मदा रिवर का मेंशनिंग है। प्लस ईस्टर्न ओशियन एंड
वेस्टर्न, ये जो हमारा वेस्टर्न सी है और ये इधर ईस्टर्न सी, इन दोनों का भी मेंशनिंग हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये दो लिटरेचर हैं, दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण में हमें विंध्यन रेंज और नर्मदा रिवर, और शतपथ ब्राह्मण में ये वेस्टर्न सी और ईस्टर्न सी, इन दोनों का मेंशनिंग है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऋग्वैदिक पीरियड का हमारे पास एविडेंसेस नहीं है तो क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते थे? ऑब्वियसली रहते थे, बट हमारे पास अभी उनके एविडेंसेस नहीं है, उस पर अभी काम जारी है। और जैसे उनके एविडेंसेस मिलेंगे तब हम उनको अच्छे तरीके से इस पीरियड में कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा था, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था नहीं था, कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में अभी कह पाना मुश्किल है। इस वजह से इस पीरियड को, इस वैदिक पीरियड को हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एविडेंस नहीं होने के कारण हम कहते हैं कि हमारे पास छत्तीसगढ़ में वैदिक पीरियड का कोई एविडेंस नहीं है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे महाजनपद पीरियड की तरफ। महाजनपद पीरियड, जनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड। इससे पहले हमें एक ओवरव्यू देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में हमारा ये देखिए, ये बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री के हमारे ऑफलाइन क्लास में पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बैच आ रहा होगा उसमें इसको फिर से कवर किया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में हमें सिर्फ इतना देखना है कि इंडियन हिस्ट्री में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं जो कि अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे होंगे हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को। देखिए, छत्तीसगढ़ भी इंडिया का ही पार्ट है, इसे हम लोग अलग से कोई सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते। हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें इंडियन हिस्ट्री को अफेक्ट कर रही होंगी वही सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ को भी अफेक्ट कहीं ना कहीं कर रही होंगी, तो उसे हमें साथ में लेकर ही चलना है। एक तरफ हमारा इंडियन हिस्ट्री, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, दोनों पैरेलल चल रहा होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पर, छत्तीसगढ़ एक नज़र डालते हैं ऋग्वैदिक पीरियड पर। इकोनॉमी ऋग्वैदिक पीरियड का कैसा था? ये पैस्टोरल इकोनॉमी और सबसिस्टेंस इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो हो रहा है, लेकिन वो अभी हमारे कल्चर का सेंटर नहीं बन पाया है अभी। अब अगर हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, पैस्टोरल इकोनॉमी है, तो हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम भी यहाँ पर अब्सेंट होगा। बट एक हमें देखने को मिलता है वो है बलि एक्सेप्शन, बलि एज अ वॉलंटरी गिफ्ट। बताऊंगा उसको क्या है। इसके बाद टैक्स के बाद अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी एब्सेंट होगा यहाँ पर। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी लिमिटेड है तो मनी भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। अगर मनी एब्सेंट है तो ट्रांजैक्शंस किससे हो रहे होंगे? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से। अब इतनी सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को जब हम देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा? सिंपल। और इसीलिए किंग को कहा जाएगा वन अमंग इक्वल, सिंपल। इसे जना नाम दिया गया है, जना। और एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर बहुत सिंपल सा होगा, जो कि सभा और समिति। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सिर्फ दो ही बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन के, सभा और समिति। इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी। जब ये सारी चीजें सिंपल हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी ट्राइबल सोसाइटी या फिर इगैलिटेरियन सोसाइटी। और लास्ट में हमारा आता है कल्चर भी कैसा है? सिंपल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमारा ट्राइबल सोसाइटी है, तो सिंपल कल्चर। देखिए, हमने इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ा है। हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ने का मतलब यह है कि इंडियन हिस्ट्री को हमने पाई चार्ट, ग्राफ, डायग्राम और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूलाज के साथ इसे कंप्लीट किया है। तो अगर आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आकर के देख सकते हैं। अब यही सारी चीजें जो है लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो रही होंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों ही वैदिक पीरियड का ही हिस्सा है। बस एक ही चीज इन्हें अलग कर रहा है, वो है 1000 BC का आयरन रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आयरन के इन्वेंशन को या फिर हमारे डेली लाइफ में कॉपर ब्रॉन्ज के बाद आयरन का यूज बढ़ रहा है,
इस चीज को हम लोग रिवॉल्यूशन का नाम क्यों दे रहे हैं वो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इस फेज को रिवॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है आयरन को। इस आयरन की वजह से ये जो हमारा पेस्टोरल और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था वो हमें अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को क्या कर रहे होंगे, बिगिन कर रहे होंगे। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इस फेज में हो रहा है, जिसकी वजह से अब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आया, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास उस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा देने के लिए आपके पास अवेलेबल है, मतलब कि टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर बिगिन हो रहा होगा। टैक्सेशन सिस्टम भी यहाँ पर बिगिन हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये हो गया टैक्स का बात। इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रीज। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी वो प्रमोट कर रहा होगा, मतलब इंडस्ट्री भी यहाँ पर बिगिन हो रहा है। मनी, अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से ही सिर्फ हम लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, अब हमें कोई दूसरा चीज चाहिए होगा, जो कि होगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, उसके माध्यम से हो रहा है, मेजर यही है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत मुद्राएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। इसका बिगिनिंग हो रहा है, ये भी बिगिनिंग फेज में है। देखिए इस फेज को हम लोग इस फेज में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स दिस 1000 BC आयरन रिवॉल्यूशन, इस वजह से हम इसे रिवॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, अब जन जो है जनपद बन जाएगा, क्योंकि अब दो अलग अलग ट्राइब्स, दो अलग अलग टेरिटरी मिल करके एक मेजर टेरिटरी बना रहे होंगे, तो ये हो जाएगा जनपद। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर फुल फ्लेश ब्यूरोक्रेसी का तो हमें यहाँ पर एविडेंस नहीं मिलता, बट फिर भी सभा समिति जो है आगे बढ़ करके विधत और गण में भी चेंज हो जाएंगे, ये हम देखेंगे कि। और टैक्स को यहाँ पर ये टैक्सेशन का यहाँ पर बिगिनिंग हो रहा है, तो इसके कलेक्शन के लिए हमें ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे। प्लस इस पॉलिटी में किंग का जो पावर है वो इनहेंस किया जाएगा बाय द वेरियस रिचुअल एक्टिविटीज, और सोसाइटी यहाँ पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ पर ट्राइबल इगैलिटेरियन सोसाइटी था, अब वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेगा, और इस फेज में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स हो चुका होगा। और इस तरीके से यहाँ पर इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किंग जो है इसके पावर को इनहेंस किया जा रहा है। यहाँ पर किंग वन अमंग इक्वल्स था, लेकिन यहाँ पर उसके पावर को इनहेंस करने के लिए वेरियस रिचुअल्स जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये 3 तरह के यज्ञ किए जा रहे होंगे, जिसकी वजह से किंग का पॉलिटिकल पावर इनहेंस किया जाएगा। और यही सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे कल्चर को हमारे कल्चर में ब्राह्मण्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा होगा। यही वो फेज है जब हम देखेंगे कि वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो रहा होगा। वर्ण सिस्टम स्टार्ट होने का जो मेन रीजन है वो ये है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इस एग्रीकल्चर फील्ड में हमें लेबर की आवश्यकता होती है, और उस लेबर के लिए हमें एक अलग वर्णा की इन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, वर्णा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शूद्र वर्ण का अलग से एक कैटेगरी डेवलप हो रहा है। सबके पीछे का जो रीजन है वो ये एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर महाजनपद पीरियड, इसे कहा जाता है रिलीजियस मूवमेंट या रिलीजियस रिवॉल्यूशन का पीरियड। ये है 6th सेंचुरी BC। इसी पीरियड में हम देखेंगे कि महावीर, जैन, गौतम बुद्धा और ऐसे ही बहुत सारे सेक्ट हुए हैं। मोर देन 52 सेक्ट्स इंडिया में हुए, जो कि किसी न किसी लेवल पर रिलीजियसली मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे होंगे सोसाइटी में। इसलिए इस फेज को रिलीजियस मूवमेंट या फिर फेज ऑफ 6th सेंचुरी BC या फिर पीरियड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ बुद्धा। और यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट में चेंज आने का जो मेन रीजन है वो है यहाँ पर का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए आपको लग रहा हो कि हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में ये कहाँ पहुंच गए। बेसिकली ये इंडियन हिस्ट्री पार्ट है, इसे बिल्कुल ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आप कनेक्ट कर पाएं इंडियन हिस्ट्री से छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को। इसका हर एक पॉइंट का डिटेल हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से देखेंगे।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयरन रिवॉल्यूशन जो है, हमारे सोसाइटी में आयरन का इंक्लूजन हुआ, आयरन को हमने शामिल किया, लोहे को हमने शामिल किया अपने एक्टिविटीज़ में, अपने सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, डेली के एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहने का मतलब ये है कि आयरन प्लॉ शेयर और आयरन एक्सेस। हाँ, ये वही एक्सेस आयरन, मतलब एक्स के लिए कठोर होना जरूरी है, तभी हम अपने प्रेजेंट में आ पाएंगे। ये है आयरन एक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैडी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। पैडी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वो है जिसे छत्तीसगढ़ी में थरहा देना कहते हैं। कैसे एक जगह धान को पहले पैडी को उगाया जाता है, उसके बाद फिर उसे लेकर के फील्ड में एक एक पौधे को अलग से प्लांट किया जाता है, वो कहलाता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन। वो ये जो 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुए, इन्हें ही हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह रहे हैं 6th सेंचुरी BC का, जिसकी वजह से अब ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, अब वो यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सरप्लस प्रोडक्शन जो कि हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को बदल के रख देगा। कैसे बदल के रख देगा? एक बार सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास टैक्स देने के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अवेलेबल है। एक बार आपका टैक्स बढ़ा, इसका मतलब ये है कि आपके पास अब ज़्यादा पैसे हैं अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इस फेज का आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए। 3 चीज़ें अगर आपके पास स्ट्रेंथन हो गई, ये पावरफुल हो गई, इसका मतलब आप एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। और यही वो फेज है जब हम देखेंगे कि मगध यहाँ पर एक एम्पायर ग्रुप में एमर्ज हो रहा होगा। पीरियड ऑफ महाजनपद, यहाँ से जन बना जनपद, और जनपद के बाद इस फेज में महाजनपद बन रहा होगा। महाजनपद अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस फेज में टोटल 16 महाजनपद एमर्ज हो गए थे अलग अलग। गांधारा, पंचाल, कुरु, अवंती, मगध, अंगा, अश्मक, कोशल, चेदी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से टोटल 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है महाजनपद की। इस फेज में हम देख रहे हैं कि एक मगध नाम का एक महाजनपद है जो कि अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगा और एक एम्पायर क्रिएट करने में हेल्पफुल, मतलब सक्षम होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो मगध एम्पायर का होगा। और इसी मगध एम्पायर पर फिर हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर खड़ा हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। मौर्यन एम्पायर। अभी हम देखते हैं कि ये 3 चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आर्मी, ये 3 चीजें आपके एक एम्पायर को बिल्ड करने में, महाजनपद से हम एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे, एम्पायर को बिल्ड करने में हेल्पफुल होंगे। देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स हुए इन 3 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। सरप्लस प्रोडक्शन, यहाँ पर टैक्स, फुल फ्लेज्ड या फिर एलेबोरेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पर बिगिन हुई थी, अब वो प्रमोट होंगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रमोट हो रही हैं। और यही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जो कि बाद में हमें ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बूस्ट अप कर रही होंगी। यही वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, चाहे वो आइवरी प्रोडक्ट हो या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो या फिर बीड्स हो या फिर ज्वेलरी हो, एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पर जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करेंगी। फिर मनी, यहाँ पर जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, अब वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। और बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर अब आकर के खत्म हो चुका होगा इस फेज में, महाजनपद पीरियड में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर किंग का पावर इनहेंस हो चुका है, किंग पावरफुल हो चुका है, उसके पास वेल इलेबोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेसी अब आ गया है, जिस ब्यूरोक्रेट बनने की हम तैयारी कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर इलेबोरेटेड वेल डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी। और आर्मी का एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा, ARMY।
आर्मी। यहाँ पर जो किंग था वन अमंग इक्वल था। जब भी वॉर होते थे, युद्ध होते थे, तब लीड कौन करता था? किंग ही करता था। अपने फैमिली जो मेंबर्स होते थे, ट्राइबल मेंबर्स, उनकी सहायता से यहाँ पर वो वॉर करने जाते थे। यहाँ पर भी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि दो अलग अलग स्टेट्स मिलकर के एक बड़ा स्टेट बना रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि फुल फ्लेज्ड आर्मी डेवलप हो चुकी होगी। और कल्चर हमारे पर यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट, तो हमारे पर कल्चर कैसा है यहाँ पर? रिलीजियस मूवमेंट। इसी फेज में हमें देखना है कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं इस 6th सेंचुरी BC या फिर रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, जो कि पीरियड ऑफ बुद्ध है। इन दोनों का तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या है हमारा छत्तीसगढ़ में इसका एविडेंस। इन छत्तीसगढ़, बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस हैं। एक है बुद्धिस्ट लिटरेचर और दूसरा है फॉरेन अकाउंट, जो कि वेन सांग का है। वेन सांग, इन दोनों से हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में बुद्धिज्म का एक्सपेंशन हुआ है। बुद्धिस्ट लिटरेचर एक है अवदान शतक और दूसरा है अंगुत्तर निकाय और अवदान शतक। इन दोनों लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य आनंद प्रभु, ये दोनों जो है प्रोबेबली छत्तीसगढ़ विजिट किए थे अपने समय में और यहाँ पर कुछ समय तक रहे थे। इनका एविडेंस प्रभु आनंद कुटी विहार से, प्रभु आनंद कुटी विहार, इनका अभी भी रेमिनेंस बचे हुए हैं हमारे पास, जो सिरपुर में अवेलेबल है। यह है सिरपुर। और वेनसांग के अकाउंट से हमें पता चलता है। वेनसांग के बुक का नाम है CU की, जिसमें जो वेनसांग है एक चाइनीज ट्रेवलर है जो 639 AD में इंडिया विजिट किया था। उसी सीक्वेंस में छत्तीसगढ़ भी आया था वो, और छत्तीसगढ़ को, जिसका नाम कोसल था उस समय, कोसल, इसे वो किसी तरह अपने लैंग्वेज में प्रोनाउंस करने की कोशिश किया और इसे क्या बोला है? किया सलो। कोशिश किया वो कोसल बोलने का, बट बेचारे का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, चीन चान चू कर रहा था, इसलिए उसने कोसल को किया सलो मेंशन किया है अपने बुक CU की में। और बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन मिले हैं। जब ये वेनसांग छत्तीसगढ़ विजिट किया, उस समय छत्तीसगढ़ में महाशिवगुप्त बालार्जुन का टेन्योर था और इंडिया में यहाँ पर हर्षवर्धन है और यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड चालुक्य रूलर। इस बुक से भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ में बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलते हैं। इसमें डायरेक्टली मेंशनिंग ये भी है कि गौतम बुद्धा अपने समय में 6th सेंचुरी BC में, ये लिख रहे हैं 7th सेंचुरी AD की बात है, इसमें मेंशन कर रहा है कि 6th सेंचुरी BC में लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर आए थे, विजिट किए थे कुछ समय तक। सिरपुर में और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। सिरपुर, ये तो वे हमारे लिटरेरी सोर्सेस। अब हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सिरपुर, यहाँ से एक तारा जो कि वज्रयान सेक्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज्म की वज्रयान शाखा से तारा देवी का स्टैचू है। इसके बाद प्रभु आनंद कुटी विहार और लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज यहाँ पर सिरपुर से मिले हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइट है भोंगापाल, जो कि बस्तर में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से भी हमें बुद्धा के स्टैचू मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे गौतम बुद्धा से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में। सिरपुर में एक और है तीवर विहार। ये
इस तरह से तीन चार एविडेंसेस हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ में बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सिरपुर में यहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड यहाँ पर समिट्स होते रहते हैं, और जो मेन पार्ट है छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट यहाँ पर तिब्बत से आने वाले जो रिफ्यूजीज थे 1962 में जब चाइनीज इनकर्सन हुआ था तिब्बत में, तब यहाँ से जो रिफ्यूजीज इंडिया की तरफ मूव किए थे उन्हें यहाँ पर मेन पार्ट में रिहैबिलिटेट किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया है बुद्धिज्म से रिलेटेड। कर रहे हैं बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ के बाद जैनिज्म इन छत्तीसगढ़, बुद्धिज्म फिर जैनिज्म इन छत्तीसगढ़। ये दोनों ही जो हैं 6th सेंचुरी BC महाजनपद पीरियड का टाइम है, और रिलीजियस मूवमेंट के दो सुपर स्टार्स हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे सोसाइटी को नए तरीके से गवर्न कर रहे होंगे, एक नई दिशा दिखा रहे होंगे सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाने के लिए। सबसे पहले एक छत्तीसगढ़ मैप बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखना है, अभी हम देख चुके हैं कि एक यहाँ पर है महासमुंद में सिरपुर जो बुद्धिज्म से रिलेटेड था, और एक यहाँ पर है बस्तर में भोंगापाल, दो इंपॉर्टेंट साइट्स। अब जैनिज्म इन छत्तीसगढ़, देखिए जो एपिक एज है महाभारत एज और रामायण एज, उसको हम लोग किस दूसरे वीडियो में देखेंगे। जैनिज्म इन छत्तीसगढ़ कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में जैनिज्म का जो प्रचार है, एक्सपेंशन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की तरफ जब मूव कर रहे थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके कमांडरशिप में एक पूरी टीम मगध से कर्नाटक तरफ शिफ्ट हो रही थी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी जैनिज्म का एक्सपेंशन हुआ। तो अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं जहां से जैनिज्म के हमें एविडेंसेस मिले हैं। एक है यहाँ पर न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट, 33rd डिस्ट्रिक्ट गुंजी, डिस्ट्रिक्ट का नाम है शक्ति, वहाँ एक प्लेस है गुंजी दमोदरहा, यहाँ से हमें एविडेंस मिला है गुंजी दमोदरहा से फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। सेकंड यहीं बस्तर में एक जगह है भाटागुड़ा, यहां से हमें मिलता है 16th तीर्थंकर जिनका नाम है शांतिनाथ। फिर आते हैं यहाँ पर दुर्ग, यहाँ पर एक प्लेस का नाम है नगपुरा, यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और यहाँ पर है रायपुर में आरंग, जिसका पुराना नाम है भांडेर। यहाँ पर एक टेम्पल है भांड देउल टेम्पल, यहाँ से हमें 24th तीर्थंकर महावीर जैन, इनका एविडेंस मिला है। इनके अलावा हमें श्रेयांश एंड नेमिनाथ, ये दो और तीर्थंकर अलॉन्ग विथ महावीर जैन का हमें एविडेंस इस आरंग से मिला है। तो इतने हमारे पास सोर्सेस हैं जैनिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में एविडेंस का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है मौर्यन एम्पायर।
अब हम लोग स्टोरी देख लिए हैं कि कैसे हमारा ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जनपद, फिर महाजनपद बना, और अब मगध एम्पायर क्रिएट हुआ, और वहाँ से हम लोग मौर्यन एम्पायर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा और इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा कि यहाँ के भी लोग मौर्यन आर्मी में इनरोल्ड होंगे। जब अशोका का कलिंगा एक्सपेडिशन होगा 262 BC में, उस समय हम लोग देखेंगे कैसे छत्तीसगढ़ भी उससे अफेक्ट हो रहा होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग मौर्यन एम्पायर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि गुप्ता भी वहाँ पर हो जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेटिव न्यूज़, कि हमारे जो करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि जो फॉन्ट है वो छोटा हो जा रहा है करके। तो इसमें छोटा होने की बात नहीं है, उसके जो PDF हैं या फिर इमेजेस हैं प्रॉपर HD क्वालिटी में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर फेसबुक पेज पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर से जा करके उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कोई डाउट उसके बाद भी होता है तो हमें मैसेज कीजिएगा या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।